स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारा OCM चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग पढ़ा। अब हम अपने थर्ड पार्ट में आज कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हमारे पास आ रहा है कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेटिंग। तो इसकी डेफिनेशन मैंने ली है, coordination is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts। मतलब कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्डरली पैटर्न ग्रुप एफर्ट्स में डेवलप्ड होता है अमॉन्ग हीज सबऑर्डिनेट्स, जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनके बीच में जो एक ग्रुप एफर्ट्स डेवलप्ड होगा एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, और जो भी एक्शन होगा वो यूनिटी के साथ होगा इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। और वो भी किस डायरेक्शन में होगा कि हमारा एक कॉमन पर्पस है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जाना है या हमारे क्या कॉमन गोल्स हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिससे ये सारी ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। ओके, इसमें भी वही 10 हेडिंग्स हैं। तो पहला पॉइंट आ रहा है एनकरेजेस टीम स्पिरिट इन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो मिलके एक साथ काम करते हैं, लेकिन चूंकि वो अलग अलग लोग हैं, ओके, तो उनके अंदर कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट का किसी इंडिविजुअल के साथ। ओके, मतलब किसी इंडिविजुअल का किसी डिपार्टमेंट के साथ, या डिपार्टमेंट्स का आपस में, या एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉयज़ का रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी को लेते हुए, किसी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए में भी पॉसिबिलिटी है कि कोई कन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा एग्जिस्ट करे। कोऑर्डिनेशन अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज्ड। लेकिन कोऑर्डिनेशन इस तरह से अरेंज करता है वर्क को ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्लिक्ट ज़ीरो हो ऐसा तो होना मुश्किल है, बट ये मिनिमाइज हो जाए बिल्कुल। ओके, एंड इट इंक्रीजेज द टीम स्पिरिट एट वर्क प्लेस, और इससे एक टीम स्पिरिट इंक्रीज होती है किसी भी जगह पर। पॉइंट नंबर 2, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ये इंटीग्रेट करता है, जमा करता है, एक करता है। एंड वर्क इज़ अरेंज इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, और जो भी काम अरेंज होता है वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉई। इंटरडिपेंडेंस जो है ये भी एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है टू द एम्प्लॉई। पॉइंट नंबर 3, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट करता है एम्प्लॉई को टू टेक इनिशिएटिव, मतलब कुछ नया करना है, कुछ नया काम करना है, तो जो कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट है ये मोटिवेट करता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिजल्ट इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है तो उससे आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और रिजल्ट होगा कि ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉस्पेरिटी होगी। एक प्रॉस्पेरस ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स, और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेरस होगी, खुशहाल होगी, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे या मिनिमाइज्ड होंगे, तो फिर वहाँ पर इस बात की गारंटी होगी कि जॉब सिक्योर्ड है, हायर इनकम, प्रमोशन, इंसेंटिव, इन सारी चीज़ों का चांस है। तो ये सारी चीज़ें प्लस मोटिवेशन एम्प्लॉय को हार्डवर्क करने पे मजबूर करेगी। ओके, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हार्ड वर्क करेंगे। फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजर ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज सिस्टमैटिकली। मैनेजर चाहता है कि सारे रिसोर्सेज को वो अरेंज करे, वो इंटीग्रेट करे, जमा करे सिस्टम के साथ। ये हेल्प करता है यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल, वो भी एक स्टैंडर्ड लेवल पर, ताकि हम उसको प्रॉपर यूज़ कर सकें। तो कोऑर्डिनेशन एक मैनेजर को हेल्प करता है कि वो इस सिस्टमैटिक रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करे, और हेल्प करता है टू मिनिमाइज द वेस्टेज, जिससे वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का, और कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क, जिससे कॉस्ट ऑफ वर्क कंट्रोल में आ जाए, जिससे अल्टीमेटली बेनिफिट
होता है बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को। फिफ्थ पॉइंट है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज। अभी ऊपर भी ये पॉइंट आया था, तो सिमिलर बात आ रही है कि कोऑर्डिनेशन मिनिमाइज करता है वेस्टेज ऑफ मटेरियल को, इडले टाइम ऑफ एम्प्लॉयज़ को, जो टाइम वेस्ट होता है, इडले टाइम खाली टाइम, डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट, अगर कोई टारगेट में डिले हो रहा है, डिपार्टमेंटल को डिस्प्यूट है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट एंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इस बात की एक गारंटी है कि इससे आपका जो वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो स्मूथली फंक्शन करेगा इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। तो कोऑर्डिनेशन होगा तो ये सारी चीज़ें मिनिमाइज्ड होंगी, जिससे बिजनेस को नुकसान होता है, उसको जब मिनिमाइज होगा तो उसका रिजल्ट यही होगा कि फंक्शनिंग स्मूथ होगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। सिक्स पॉइंट इम्प्रूव्स रिलेशन। कोऑर्डिनेशन डेवलप कोऑर्डियल रिलेशन बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उसमें कोऑर्डियल रिलेशन को भी डेवलप करता है कोऑर्डिनेशन। उसका नाम ही कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है एक अच्छा तालमेल होना, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना। एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड करता है ऑन फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट डिपेंड करता है ऑन फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट। ओके, तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि बिल्ड करे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन अमंग देम एंड अचीव द कॉमन टारगेट्स। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जब होगा तो फिर वो अचीव द टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेशन इस चीज़ में हेल्प करता है। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी ऊपर आ चुकी है, दोनों बातें आ चुकी हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करता है और इंटीग्रेशन भी करता है रिसोर्सेज को जमा करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अचीव हाई रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। जब हाई प्रोडक्टिविटी होगी, जब हाई प्रॉफिट होगा, ओके, तो कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। द कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। 8 पॉइंट है इम्प्रूव्स गुडविल। Higher scale and their higher profits can be achieved due to synchronized efforts of organizational people, strong human relation and lower cost। जब cost lower हो, strong human relation हो, ठीक है, तो higher sale and higher profit होता है due to synchronized efforts। synchronize का मतलब भी होता है कि दो अलग चीज़ें साथ में अकर करें, ठीक है ना। तो सिंक्रोनाइज्ड होता है एफर्ट्स। इट डायरेक्टली रिजल्ट इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी गुडविल बनती है, गुडविल होती है, एज वेल एज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड इमेज इन सोसाइटी। एक रेपुटेशन होती है, मार्केट में गुडविल क्रिएट होती है, डेफिनेटली इसका फिर रिजल्ट यही है कि एक अच्छी इमेज बनती है सोसाइटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी सेम एक्टिविटी नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज करता है एक्टिविटीज़ को फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हार्मोनाइज करता है मतलब एक कोई शांति के साथ, अमन के साथ, प्यार के साथ, बिना झगड़ा, बिना कोई कन्फ्लिक्ट को, ठीक है, विदाउट कन्फ्लिक्ट को आप हार्मनी कहते हैं। दस कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जब कोऑर्डिनेशन होगा तो सारे डिपार्टमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो यूनिटी होगी, एक होगी, और जब डायरेक्शन एक होगा, ओके, तो उनमें कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से हार्मनी डेवलप्ड होती है। ओके, स्पेशलाइजेशन। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय एक्सपर्ट। जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सब एक्सपर्ट लोग चलाते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड।
ओके, जो जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो उसको हेड करते हैं। द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स हैड्स हेल्प्स इन मैनेजरल डिसीजन, और ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो होती है डिपार्टमेंटल हेड्स की, ये हेल्प करती है मैनेजरल डिसीजन लेने में। इट लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टूवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस। इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड सक्सेस की तरफ मार्च करेगी, मूव करेगी इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। इस कंपटीशन वाले बिजनेस, जितना में आजकल बिजनेस में कंपटीशन है, उसमें ये अपने ग्रोथ और सक्सेस करेगा बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने एक डेफिनेशन और 10 हेडिंग्स इंपॉर्टेंस के पढ़े हैं। आपको टेक्स्ट का ही नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेक्स्ट के ही वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बेस्ट नोट्स हैं, इसी से आपको लर्न करना है, इसी को आपको समझना है और इसी को एग्ज़ाम में लिखना है। ओके, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। लास्ट पॉइंट है अब हमारा, लास्ट टॉपिक है अब हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की भी बहुत सारी डेफिनेशन है, जिसमें से हम ले रहे हैं कि कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। एक होता है एक्चुअल रिजल्ट और एक होता है डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब एक होता है जो मैं चाहता हूँ रिजल्ट, और एक जो एक्चुअल रिजल्ट होता है, आता है। कंट्रोल जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें ये दोनों टाइप्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट, एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स साथ में आते हैं, क्लोज टुगेदर होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पहला पॉइंट आ रहा है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग वो फंक्शन है जिसमें आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं एट एवरी पॉसिबल स्टेज। किसी भी स्टेज पे आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन से, और फाइंड आउट करते हैं कोई डिविएशन तो नहीं है, कोई चेंज तो नहीं है, इफ़ एनी, एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड एक्टिविटी। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर अकॉर्डिंग टू प्लान्ड एक्टिविटी आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, यानी उसको रेक्टिफाई करते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इस तरह से इससे आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफिल करते हैं। नंबर 2, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर टू रिड्यूस वेस्टेज। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैनेजर्स यूज करते हैं जिससे वेस्टेज ना हो। Accuracy of standard. An efficient control system helps management in judging the accuracy of standard. मतलब जब एक efficient control होगा किसी चीज़ का, तो ये help करेगा मैनेजमेंट को कि वो किसी भी स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जज कर सकें, whether they are accurate or not. Controlling measures are flexible to some extent. जो controlling measures होते हैं ये flexible होते हैं. So after reviewing them according to changing circumstances, they are revised from time to time, which is beneficial for checking performance accurately. और circumstances के change होने के accordingly time to time ये रिवाइव भी किए जाते हैं, ओके, रिव्यू भी किए जाते हैं, रिवाइज्ड किए जाते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं ताकि किसी भी परफॉर्मेंस को हम एक्चुअली चेक कर सकें। 4th पॉइंट है मोटिवेट्स एम्प्लॉई। आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉय। जब किसी परफॉर्मेंस को चेक कर लिया जाता है तो फिर वो एम्प्लॉयज़ को बता दिया जाता है इन एडवांस। ड्यू टू दिस द एम्प्लॉय गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है। परफॉर्मेंस आर इवेलुएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉय आर रिवॉर्डेड। परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं और उसकी बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट हो जाता है, या कोई बोनस मिलता है, या प्रमोशन मिलता है। एंड दिस कोऑर्डिनेशन एंड दिस कंट्रोलिंग मोटिवेट्स द एम्प्लॉई टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। और ये मोटिवेट करता है किसी भी एम्प्लॉय को कि वो अपने बेस्ट लेवल से परफॉर्म करें। एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। उसका नाम ही कंट्रोल है, कंट्रोलिंग। तो ये फंक्शन है जिससे आप
ऑर्डर और मेंटेनिंग डिसिप्लिन करते हैं या किसी ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो अनप्रोफेशनल है ऑफ द एम्प्लॉय उसे रिड्यूस किया जाता है। डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है बाय कॉन्टिन्यूस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, बार बार परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। सुपीरियर अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम है या जो गैप है बिटवीन एक्चुअल और स्टैंडर्ड के अंदर उसे मिनिमाइज किया जा सके। 6 पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल इज अ फंक्शन इन विच द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स आर डिजाइन। कंट्रोल एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिज़ाइन किया जाता है। ये हेल्प करता है टू फाइंड आउट डिविएशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई डिविएशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो अप टू मार्क काम नहीं कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन को हेल्प करता है। कंट्रोलिंग की वजह से आप कोऑर्डिनेशन करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर, द परफॉर्मेंस आर इवेलुएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स। परफॉर्मेंस जो होती है वो टारगेट से होती है। आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी स्टडी में जब आपके टारगेट्स जो होंगे 90% का टारगेट या 80 या 70 सब टारगेट्स के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस होगी। 90 लाना है तो परफॉर्मेंस अलग होगी क्योंकि टारगेट अलग है। 80 लाना है तो परफॉर्मेंस अलग होगी क्योंकि टारगेट अलग है। द एम्प्लॉय आर वेरी वेल अवेयर होते हैं दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी इवेलुएटेड एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। जो एम्प्लॉय होते हैं इन्हें ये बात पता होती है, दे आर वेरी वेल अवेयर होते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस इवेलुएट मतलब चेक की जा रही है, पता चल रहा है वो क्या कर रहे हैं, कितनी परफॉर्मेंस है उनकी, और जितनी परफॉर्मेंस फिर होगी तो उसको कंट्रोलिंग के ज़रिए बाद में इवेलुएट किया जाएगा एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली, और उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है वर्क का एज ए मोटिवेशनल फैक्टर, लेकिन टेंशन वाला नहीं, मोटिवेशन फैक्टर का फॉर द एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब अगर आपको मालूम है कि कोई कंट्रोल करने वाला है, ओके, कोई कंट्रोल कर रहा है, तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि भाई कोई है, और ये आपको मोटिवेट करता है ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दें। एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मतलब फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड करता है मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटिंग दैम फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल के अंदर मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, मतलब मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, मोटिवेटिंग दैम, उनको भी मोटिवेट किया जाता है फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इससे कुछ नहीं होता है, बस फाइनली यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। तो जब कंट्रोल होगा तो ये सारे काम होंगे ना, कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। 9 पॉइंट है हमारा बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प करता है कि आपकी इम्प्रूव हो परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Minimum deviation in predetermined standards and actual performance result into the progress of business. इससे जब deviation minimized होगा, minimum होगा, तो result जो होगा वो better होगा, progressive होगा. It can be achieved with the help of proper control, और ये होगा जब proper control होगा. This builds good corporate image. इससे आपकी एक अच्छी corporate image बनेगी, reputation बनेगी. It brings गुडविल फॉर द बिजनेस, और बिजनेस की गुडविल बेटर होगी। लास्ट पॉइंट है हमारा एक्ट्स एज ए गाइड। कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ओके, और कंट्रोलिंग फंक्शन उसे प्रोवाइड करता है। मैनेजर एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट, चाहे मैनेजर्स हों चाहे सबऑर्डिनेट्स हों, वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करेंगे। वेयर एवर नेसेसरी दे
कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। जहाँ भी उन्हें ज़रूरत होगी, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इस स्टैंडर्ड्स को यूज़ करेंगे एंड कैन अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट, और एक अच्छे डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करेंगे। दस कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज अ गाइड फॉर एवरीवन। इसलिए कंट्रोलिंग फंक्शन एक गाइड की तरह है। द स्टेप्स टेकन फॉर कंट्रोलिंग एन एक्टिविटी गाइड द मैनेजमेंट while planning the future activity। steps taken for controlling, जो steps controlling के लिए लिए जाते हैं, an activity guide the management, ये management को guide करता है while planning the future activities, कि उसको future के लिए क्या plan करना है या activities के लिए क्या plan करना है। okay, so this is all about your importance of controlling। पहले मैंने आपको definition बताई, फिर controlling के 10 हेडिंग्स हमने यहाँ कर लिए हैं। इस तरह से ये 3 लेक्चर में हमने 6 ब्रीफ आंसर्स कर लिए हैं। ओके, इसे आप प्रिपेयर करेंगे और ये 6 के 6 इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो कम किया जाए, तो मैं इसमें से आपको 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज बता रहा हूँ। आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन आ रहे हैं यहाँ, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आप जानते हैं कि ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स कराए हैं उसी में से आपको मिल जाएंगे, आपको सेपरेटली डिस्टिंग्विश लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है कि इसमें हम 6 मेन क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम 4 ले रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 8 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5, 6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, यानी एक मैं आपको प्लानिंग दे रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजिंग, एक कोऑर्डिनेटिंग और एक कंट्रोलिंग। तो 6 में से 4 आप ज़रूर पहले करें, और कोई भी डाउट है तो आप फिर वो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे बताएं। कोई नोट्स प्रॉब्लम है, वैसे ये टेक्स्ट बुक के नोट्स बेटर रहेंगे आपके लिए, अगर आप इसी को लेक्चर सुनते वक्त समझते वक्त नोट कर लें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, रेडीमेड आंसर्स चाहिए, कोई नोट्स टाइप, तो वो तो आपको PDF से ही प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप हमें कॉल या मैसेज करें। ओके, सो इस तरह से 2 लेसन हमारे OC में हो गए हैं। प्रिपेयर इट, पहले प्रिपेयर करो, सुन के नहीं रखो, उसे प्रिपेयर भी करो ताकि आगे हम प्रॉपरली बढ़ सकें। ओके, थैंक यू।